नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्टडीहुड पर। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में भारत के सूर्य मिशन आदित्य 1 पर आधारित होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं इसकी। जैसा कि बीते दिनों 23 अगस्त को इसरो ने चंद्रयान-3 मिशन को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया था। इस पूरे मिशन के तौर पर इसरो ने चंद्रयान-3 मिशन के लैंडर को मून के साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंड करा दिया, जिस पूरे मिशन की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को लगातार एक स्पेस सुपर पावर के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन इस मिशन के बाद इसरो रुका नहीं, लगातार नए मिशनों और नए अभियानों की योजना बनाई जा रही है। और अब इसी योजना के तहत इसरो ने 2 सितंबर 2023 को अपना नया मिशन लॉन्च किया है। इस नए मिशन का नाम आदित्य L1 होगा, जिस मिशन के तहत मुख्य तौर पर इसरो सूर्य की अध्ययन करेगी। तो आज इस वीडियो में हम इसी पूरे मिशन पर बात करेंगे। तो आइए जानते हैं यह मिशन क्या है। सबसे पहले देखेंगे चर्चा के बिंदु कि इस मिशन की क्यों इतना ज़्यादा चर्चा है, हालिया खबरें। उसके बाद देखेंगे क्या है आदित्य L1 मिशन। यहाँ पे 2 हो गया है, ये नहीं होगा। फिर देखेंगे लैंग्वेज 1 बिंदु क्या है। अगर हम आगे बात करेंगे जब आदित्य L1 की, उसमें लैंग्वेज 1 बिंदु आएगा, उसका क्या मतलब होता है, इसको डिटेल से देखेंगे। इसके बाद देखेंगे कि आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य क्या है, और फिर देखेंगे सूर्य का अध्ययन करना क्यों ज़रूरी है, क्यों हम सूर्य मिशन इतना खर्चा लगा कर भेज रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य हो सकता है, आम जनमानस पे इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। और इसके बाद हम एक प्रश्न देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या है आदित्य L1 मिशन। तो हम देखेंगे कि आदित्य L1 2 सितंबर को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा। और इसरो जो कि भारतीय स्पेस एजेंसी है। अगर हम बात करें तो इसको कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा लैंग्वेज 1 L1 नामक एक पॉइंट होगा, वहाँ पर स्थापित किया जाएगा। अगर हम बात करें इसकी दूरी कितनी है पृथ्वी से, तो इसकी दूरी होगी 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। यह कैसे वहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो यह स्थापित किया जाएगा पृथ्वी के चारों ओर ऑर्बिट धीरे धीरे गति में वृद्धि L1 पॉइंट पर 4 महीने में पहुँचेगा। इसके बाद यह वहाँ 5 वर्षों तक रहकर अध्ययन करेगा। तो आइए देखते हैं हम पृथ्वी के चारों ओर ऑर्बिट कैसे बढ़ाएंगे और कैसे वहाँ तक ये पहुँचेगा। तो देखेंगे सबसे पहले हम जैसे मान लो ये हमारा पृथ्वी है और यहाँ हमारा सूर्य है। चंद्रयान और सूर्ययान दोनों में एक कॉमन है, इसके ऑर्बिट को बढ़ाकर इसको वहाँ तक पहुँचाया गया। जैसे ये सन है और ये अर्थ, हमने यहाँ से प्रक्षेपित किया, फिर ये यहाँ पर ऐसे जाता है, ऐसे परवलयाकार घूमता है। फिर यहाँ जैसे आएगा, इसके बाद इसका ऑर्बिट बढ़ा दिया जाएगा। फिर यहाँ पे आएगा, ये ग्राउंड पूरा होगा, फिर इसका ऑर्बिट बढ़ाएगा। फिर यहाँ पे फिर एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा, फिर यहाँ पे ऐसे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे L1 जहाँ पे होगा, जहाँ पे इसको स्थापित करना है, वहाँ जाकर पहुँच जाएगा और फिर वहाँ इसको स्थापित कर दिया जाएगा। इसी को कहते हैं कि यह क्या करेगा, पृथ्वी के चारों ओर ऑर्बिट को धीरे धीरे गति में वृद्धि करते हुए फिर वहाँ पर जाके स्थापित किया जाएगा। तो इसको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं कि लैंग्वेज 1 बिंदु क्या है। अगर हम बात करें तो लैंग्वेज है, यह किन्हीं 2 खगोलीय पिंडों के बीच 5 लैंग्वेज बिंदु होते हैं। अर्थात यहाँ से समझ में आता है कि लैंग्वेज क्या होता है, यह खगोलीय पिंडों के बीच की बिंदु होता है। L1 से L5 तक इसकी संख्या होती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच भी ऐसा ही एक लैंग्वेज बिंदु है, जिसको L1, L2, L3 और L4, L5 के नाम से जानते हैं। तो लैंग्वेज बिंदु एक खगोलीय पार्किंग स्थल के रूप में कार्य करता है। वह स्थान जहाँ किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बल समान हो जाते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, अभिकेंद्रीय बल। यहाँ पर हम बात आती होगी मन में, एक क्यूरियोसिटी उठती होगी कि हमारा सूर्ययान मिशन
इसको लैग्रेंज 1 पे ही क्यों स्थापित किया जाएगा? तो वही उसी की बात कर रहा है यहाँ पर कि लैग्रेंज विंड जो है यह एक खगोलीय पार्किंग स्थल के रूप में कार्य करता है। और यहाँ पर क्या होता है कि सारे बलें, जितनी भी बल हैं, गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, अपकेंद्रीय बल हो गया, सारे क्या हो जाते हैं, समान हो जाते हैं। अर्थात जब कहीं भी किसी भी उपग्रह को अगर यहाँ पे स्थापित किया जाता है तो कम खर्चे में यहाँ पर स्थापित किया जा सकता है, और कोई बल नहीं होता है तो ये स्टेब्लिश्ड हो जाता है वहाँ पर जाके। आप समझेंगे ग्राफिक्स के माध्यम से कि लैग्रेंज 1 बिंदु हमारा क्या है। तो देखेंगे, जैसे यहाँ पे बात हुई थी कि लैग्रेंज जो बिंदु होते हैं कितने हैं, 5, 1, 1, 2, 3, 4, 5। तो हमारा सूर्य मिशन L1 पे स्थापित किया जाएगा, ठीक है। और L2 पे अगर बात करें तो L2 पे यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे नासा का टेलीस्कोप, एक अभियान था नासा का, यहाँ पर जेम्स वेब टेलीस्कोप को स्थापित किया था। और अगर हम बात करें L1, L2 और L3 की, तो ये इसको अनस्टेबल ऑर्बिट माना जाता है, क्योंकि अगर आप थोड़ा भी पीछे जाते हैं तो आप L1 से पीछे जाएंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, पृथ्वी के ऑर्बिट में, और L3 के आगे जाएंगे तो आप सूर्य के ऑर्बिट में पहुँच जाएंगे। इसलिए स्टेब्लिश्ड नहीं होते हैं, अनस्टेब्लिश्ड होते हैं। अगर हम बात करें आदित्य L1 की, तो आदित्य L1 को आदित्य L1, इसीलिए आदित्य L1 का नाम आदित्य L1 है, क्योंकि इसको L1 पर इस्टेब्लिश्ड किया जाएगा। अगर हम बात करें L4 और L5 की, तो ये हमारे इस्टेब्लिश्ड ऑर्बिट होते हैं, क्योंकि यहाँ से सूर्य और पृथ्वी दोनों की समान दूरी होती है। इसलिए L4 और L5 पे एस्ट्रॉयड पाए जाते हैं, और इन एस्ट्रॉयड के समूहों को हम लोग ट्रोजन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रोजन बोलते हैं। अगर बात करें L3 की, तो अभी तक इसके इस्तेमाल का पता नहीं चल पाया है, क्योंकि L3 क्या होता है कि समुद्र के पार पड़ जाता है, समुद्र के पार नहीं, ये सूर्य के उस पार पड़ता है। जैसे यहाँ पे ये हमारा पृथ्वी है, और ये हमारा क्या है, सन है, और सन के इस पार पड़ता है L3। अगर हमको L3 पे कोई मिशन भेजना है तो सूर्य को पार करना होगा, जो कि अभी संभव नहीं हो पाया है, आगे हो सकता है। इसलिए L3 का इस्तेमाल अभी पता नहीं चल पाया है, और हमारा सूर्ययान जो है L1 पे स्थापित किया जाएगा। अब ये स्टेब्लिश्ड ऑर्बिट तो है नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा कि जब यहाँ पर राउंड करेगा हमारा ऑर्बिट में ऊपरा जब सूर्ययान, तो इसके ऊपरा क्या करेंगे, जब ये पृथ्वी की तरफ बढ़ने लगेगा तो इसका क्या करेंगे, कोर्स बदलते रहेंगे, इंटरचेंज करते रहेंगे। जैसे यहाँ पे L2 पे टेलीस्कोप के लिए करता है नासा, यहाँ पे 21 दिन का होता है इसका इंटरचेंज कोर्स, और यहाँ पर 23 दिनों का होने वाला है हमारे आदित्य L1 का। इसको याद रखिएगा, 23 दिनों में यह अपने कोर्स को बदल लेगा, जिससे यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बचता रहेगा और पृथ्वी की ओर नहीं आएगा, और वहीं पर स्टेब्लिश्ड रहेगा। फिर आगे हम बात करेंगे कि आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य क्या है। तो अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य है कि सूर्य को समझना। सूर्य में जैसे विकिरण है, गर्मी है, कणों का प्रवाह है, चुंबकीय क्षेत्र है, ऐसे कई प्रभावित क्षेत्र होते हैं जिनका यह अध्ययन करेगा और इसको बारीकी से जानेगा और परखेगा। इस मिशन में 7 वैज्ञानिक पेलोड मौजूद हैं जो 5 वर्षों तक वहाँ रहकर अध्ययन करेंगे सूर्य का। अगर हम बात करें सूर्य की ऊपरी वायुमंडलीय परतों की, तो इसमें क्रोमोस्फीयर और कोरोना है, जिसका यह अध्ययन करेगा, पता लगाएगा इसके तापमान के बारे में। यहाँ पर जो प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र है उसका भी अध्ययन करेगा। अगर हम बात करें प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र, तो इनको मिलाकर जो अध्ययन किया जाता है उसको कहते हैं कोरोनल मास इजेक्शन। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, कोरोनल मास इजेक्शन किसे कहते हैं? तो यह प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्रों का अध्ययन कहलाता है। तीसरी बात, यह रहस्य का जवाब संभव हो सकता है। कुछ रहस्य वहाँ पर हैं जिसका जवाब भी संभव हो सकता है, जैसे कम चमकीला। अब कम चमकीला का मतलब क्या है? कोरोना मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान है कोरोना का, जबकि सूर्य के बाहरी सतह पर तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस ही है। कोरोना का तापमान कितना? मिलियन डिग्री सेल्सियस, और सूर्य के बाहरी सतह का तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस है। तो इसके बीच जो अंतर है
यह इससे कम क्यों है तापमान इसका, तो इसका पता लगाएगा हमारा मिशन और सौर हवाओं का बेहतर समझ विकसित होगा इससे। फिर आगे बात करें हम सूर्य का अध्ययन करना ही क्यों ज़रूरी है, तो इसके लिए देखेंगे सूर्य का अध्ययन ही क्यों। तो सबसे पहले देखेंगे क्योंकि यह पृथ्वी से सबसे करीबी तारा है, इसीलिए इसका अध्ययन करना जरूरी और आसान भी है। जरूरी कैसे है, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन के लिए अनिवार्य अधिकांश गतिविधियां सूर्य के बिना असंभव हैं। सूर्य की वजह से ही कई गतिविधियां होती हैं, जैसे आजकल इंडिया हो या पूरा विश्व सौर ऊर्जा पे, सोलर प्लांट पे निर्भर होने वाला है। कई जगह सौर ऊर्जा से सब यंत्र वगैरह चलने लगे हैं, तो इसके बिना यह कार्य अधूरा होता है। इसलिए इसका अध्ययन करना जरूरी है और यह आसान है, क्योंकि यह पृथ्वी का सबसे करीबी तारा है, तो यहाँ पर कोई भी मिशन भेजना किफ़ायती होता है। फिर देखेंगे हम सूर्य पर कुछ विनाशकारी घटनाएं भी होती हैं, जिनका यह अध्ययन करेगा, जिससे आने वाली जो घटनाएं हैं, आने वाली जो समस्याएं हैं, उनसे निपटा जा सके। वह समस्याएं कैसी हो सकती हैं, जैसे पृथ्वी की उपग्रह हैं और संचार प्रणालियां प्रभावित हो सकती हैं इसके, तो उनका अध्ययन करके यह पूर्वानुमान लगा लेगा, जिससे उन समस्याओं का अध्ययन करके उससे बचा जा सके। फिर कई प्राकृतिक घटनाएं होती हैं। इन प्राकृतिक घटनाओं में जैसे नाभिकीय संलयन, तो इसको समझने में मददगार होगा हमारा मिशन। अब नाभिकीय संलयन क्या होता है, तो इसका एक प्रश्न पूछ लेता है कि सूर्य की ऊर्जा कहाँ से उत्पन्न होती है, तो यह नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। और एक होता है विखंडन। क्या होता है, जब दो पिंड जुड़ते हैं तो उसे संलयन कहते हैं, और जब दो पिंड टूटते हैं तो उसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। अगर एक क्वेश्चन और पूछता है कि सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में उत्पन्न होता है, तो यह नाभिकीय संलयन में सबसे ज़्यादा एनर्जी उत्पन्न होता है, विखंडन में कम होता है। अब क्या है कि जब हमारा सूर्य नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है, तो इसके लिए यह बहुत बड़ा प्राकृतिक प्रयोगशाला हो जाएगा कि नाभिकीय संलयन को हम अच्छे से समझ पाएँ और उसका यहाँ पृथ्वी पर यूज कर पाएँ एनर्जी जनरेट करने में। तो इसका भी बहुत बड़ा मददगार साबित होगा हमारा सूर्य मिशन। ये तो बात थी हमारा सूर्य के अध्ययन क्यों ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे प्रश्न की ओर कि वह प्रश्न कौन सा बन सकता है। तो यह एक प्रश्न है, जैसे भारत द्वारा सूर्य के अध्ययन के लिए लॉन्च किए गए मिशन आदित्य L1 को कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो अभी जो पढ़ाया है उसी में से यह आंसर है। इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करिएगा आप लोग। अगर हम बात करें और प्रश्नों की, तो एक नाभिकीय संलयन से प्रश्न बनता है कि सूर्य की ऊर्जा कहाँ से उत्पन्न होती है, तो नाभिकीय संलयन से। दूसरा नाभिकीय विखंडन हो गया, बता दिया। और तीसरा एक क्वेश्चन से बन सकता है कि जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है, अगर इतना चर्चा में है लैग्रेंज 1 बिंदु, तो इसको कहाँ स्थापित किया गया है, तो इसको लैग्रेंज 2 पे स्थापित किया गया है। और क्वेश्चंस बन सकते हैं जैसे L4 L5 हमारा स्टेब्लिश्ड ऑर्बिट है, और हमारा L1 L2 L3 क्या है, अनस्टेब्लिश्ड ऑर्बिट। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि आज आदित्य L1 मिशन क्या करेगा, इसका क्या उद्देश्य है और इसको क्यों भेजा गया है। तो यह आदित्य L1 मिशन से कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। आशा करता हूँ कि यह क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। तो आज की क्लास बस यहीं पर है, यहीं तक थी। आगे फिर इसी टाइम पर मिलेंगे एक नए क्लास और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।